पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा आज और कल रात 2 बजे हुई मंगला आरती, 11 बजे होगी रथों की पूजा, शाम 5 बजे खींचेंगे। बजट 23 जुलाई को सीतारमण लगातार 7वीं बार पेश करेंगी। ऐसा करने वाली पहली वित्त मंत्री होंगी। बजट सत्र 22 जुलाई से 12 अगस्त तक। राहुल गांधी का मणिपुर दौरा कल। राज्य में हिंसा के बाद तीसरा दौरा। मणिपुर में कुकी मैतेई विवाद के हिंसा पीड़ितों और कांग्रेस पार्टी के नेताओं से करेंगे मुलाकात। नीट यूजी की काउंसलिंग प्रक्रिया टली। शनिवार से शुरू होनी थी काउंसलिंग। कल 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की होगी सुनवाई। कुलगाम में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकी मार गिराए, 2 जवान शहीद, अन्य 4 आतंकियों के छिपे होने की आशंका। यूपी में एक हफ्ते से बारिश जारी। आईएमडी ने लखनऊ, सिद्धार्थनगर, पीलीभीत सहित 35 जिलों में जारी किया अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और अहम खबर से बुलेटिन शुरू करते हैं। हरियाणा से खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर सीएम नायब सिंह सैनी का पानीपत और करनाल का दौरा है। पानीपत में 200 करोड़ की 32 परियोजनाओं की सौगात देंगे। बड़ी खबर आपको हम बता दें, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पानीपत में 200 करोड़ की 32 परियोजनाओं की देंगे सौगात। अहम खबर आपको हम बता दें, अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। करनाल में संगठनात्मक बैठक में हिस्सा लेंगे मुख्यमंत्री। पानीपत में 200 करोड़ की 32 परियोजनाओं की देंगे सौगात। अहम जानकारी आपको बता दें, सौदापुर गांव में अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम का उद्घाटन करेंगे। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। दिल्ली से हम जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर 23 जुलाई को मोदी 3.0 का पहला बजट होगा और वित्त मंत्री सीतारमण बनाएंगे रिकॉर्ड। संसद का बजट सत्र 22 जुलाई से शुरू होगा। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और 12 अगस्त तक 18वीं लोकसभा का सत्र। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इस बात की जानकारी दी है। तो बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां किरण रिजिजू की ओर से इस बात की जानकारी दी गई है। तो यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
लखनऊ से खबर आपको बता दें, जहां पर अजय चौटाला की मायावती से मुलाकात। हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मुलाकात हुई है। बैठक में आकाश आनंद भी मौजूद थे और हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हुई मुलाकात। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से खबर, अजय चौटाला की मायावती से मुलाकात। लखनऊ से अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से अहम खबर, अजय चौटाला की मायावती से मुलाकात की बात सामने आई है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बैठक में आकाश आनंद भी मौजूद थे। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़ चुके हैं। संदीप, अजय चौटाला की मायावती से मुलाकात हुई है, इस मुलाकात के क्या मायने हैं और पूरी जानकारी क्या है आपके पास? देखिए, हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं, उसकी ये मुलाकात इस मायने में काफी खास मानी जाती है, क्योंकि जिस तरीके से हरियाणा में विधानसभा के चुनाव की बहुत जल्द घोषणा होने वाली है, तो ऐसे में ये मुलाकात काफी महत्वपूर्ण होगी। क्योंकि इस मुलाकात की अगर बात करते हैं तो आकाश आनंद मौजूद थे, इनके साथ ही साथ में और भी कई पदाधिकारी थे जो मौजूद थे। इसके साथ साथ में मायावती ने जो अपना इस बार के जो उत्तर प्रदेश में जो निर्णय फैसला लिया था, उस फैसले पे कहीं न कहीं मायावती को नुकसान साबित हुआ है। तो ये माना जा रहा है कि हरियाणा के जो चुनाव होने हैं विधानसभा चुनाव में, उसमें बसपा सुप्रीमो मायावती अपने कैंडिडेट उतारने की पूरी फिराक में है और ये माना जा रहा है कि वह हरियाणा से शुरुआत जो है मायावती कर सकती है। तो इस मुलाकात के कई ऐसे मायने निकाले जा रहे हैं। जी, शुक्रिया आपका संदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर बैठक में आकाश आनंद भी मौजूद थे। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मुलाकात हुई है, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और बैठक में आकाश आनंद भी मौजूद थे। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। मेरठ से खबर आपको हम बताते हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का आज मेरठ दौरा है। लगभग 2 बजे मेरठ पहुंचेंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। तो लगभग 2 बजे मेरठ पहुंचेंगे डिप्टी सीएम। अहम जानकारी आपको हम बता दें, और डिप्टी सीएम के दौरे को लेकर ये बड़ी जानकारी सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रोहटा में करेंगे समीक्षा बैठक। अहम जानकारी आपको हम बता दें, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रोहटा में करेंगे समीक्षा बैठक। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। लगभग 2 बजे डिप्टी सीएम पहुंच जाएंगे मेरठ और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर दिशा निर्देश भी देंगे। संचारी रोग आदि की रोकथाम के लिए भी निर्देशित करेंगे। 3 बजे ग्राम खेवाई में आरसीपी डिस्ट्रिक्ट फैक्ट्री का करेंगे उद्घाटन। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं।
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रोहटा में समीक्षा बैठक होगी। बड़ी खबर आपको हम बता दें, और अधिकारियों की स्वास्थ्य व्यवस्था को देंगे दिशा निर्देश। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। बस्ती से खबर आपको हम बता दें, जहां पर सवारियों से भरी प्राइवेट बस पलटी है। हादसे में बस में सवार 24 यात्री घायल हो गए हैं और घायल यात्रियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बस में सवार यात्री अजमेर शरीफ से बिहार जा रहे थे और सभी घायलों का हॉस्पिटल में चल रहा है इलाज। तो सभी घायलों का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, सभी घायलों को हॉस्पिटल में चल रहा है इलाज। बड़ी खबर आपको हम बता दें, तो यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। जौनपुर से खबर आपको बताते हैं, जहां रेलवे ट्रैक पर मिला युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैली हुई है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। मृतक युवक के सिर पर गंभीर चोट के निशान हैं। अहम खबर आपको बता दें, परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। मृतक युवक के सिर पर गंभीर चोट के निशान मिले हैं। और यह हम खबर आपको बता दें, परिजनों की ओर से हत्या की आशंका जताई गई है। हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल ये बड़ी खबर, मौके पर फॉरेंसिक की टीम व पुलिस प्रशासन। जौनपुर से खबर, रेलवे ट्रैक पर मिला युवक का शव। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। आगरा से अगली खबर आपको बता दें, जहां पर नगर निगम का फतेहाबाद रोड पर अभियान चला है। नगर निगम ने 3 दर्जन होर्डिंग से हटाए हैं। अवैध रूप से विज्ञापन करने वालों पर चालान की कार्रवाई की भी बात सामने आई है। और बची हुई आपको बता दें कि नगर निगम की टीम के बीच हुई कहासुनी। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं।
आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। उन्नाव से खबर, नगर पंचायत की सड़कों पर भरा पानी, बारिश में मोहल्लों की नालियां चौक हो गई हैं। बारिश से पहले नहीं हुई नालों की सफाई, नगर पंचायत प्रशासन लगातार कर रहा है लापरवाही। नगर वासियों को हो रही हैं दिक्कतें, लापरवाही से घरों में भी भर सकता है पानी। पूरा मामला नगर पंचायत मोहान का बताया जाता है। तो पूरा मामला नगर पंचायत मोहान का बताया जाता है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी, नगर पंचायत प्रशासन कर रहा है लापरवाही। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, लापरवाही से घरों में भी भर सकता है पानी। तो लापरवाही से घरों में भी पानी भर सकता है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। नगरवासियों को हो रही हैं दिक्कतें। अहम जानकारी आपको हम बता दें। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अगली खबर रायबरेली से, जहां हल्की बारिश ने खोली है भ्रष्टाचार की पोल। नवनिर्मित रेलवे स्टेशन में स्थिति बेहाल है और टीन शेड से टपक रहा है बारिश का पानी। तो टीन शेड से बारिश का पानी टपक रहा है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, टीन शेड से टपक रहा है बारिश का पानी। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
तो यह हम खबर आपको हम बता दें। रायबरेली से खबर, हल्की बारिश ने ही भ्रष्टाचार की पोल खोली है। करोड़ों की लागत से रेलवे स्टेशन का हुआ था सौंदर्यीकरण। सौंदर्यीकरण के नाम पर जमकर खेला गया खेल। पहली ही बारिश में रेलवे स्टेशन की पोल खुल गई है। शहर कोतवाली क्षेत्र के रेलवे स्टेशन का ये पूरा मामला है, जहां 3 शेड से पानी टपक रहा है और इसके साथ ही पोल खुली है। इस पूरे मामले में लापरवाही की, भ्रष्टाचार की। खबर फर्रुखाबाद से, जहां देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मन की बात में एक पेड़ मां के नाम आवाहन के क्रम में सामाजिक वानिकी वन प्रभाग फर्रुखाबाद के तत्वाधान में चल रही वन महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत फर्रुखाबाद सदर तहसील में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि कानपुर के मंडलायुक्त अमित गुप्ता द्वारा तहसील परिसर में मॉल्ट्री का पौधा रोपित कर किया गया। कार्यक्रम के दौरान विशिष्ट अतिथि फर्रुखाबाद के जिलाधिकारी डॉक्टर वी के सिंह, प्रभागीय निदेशक डॉक्टर हेमंत कुमार सेठ, एसडीएम सदर गजराज सिंह यादव, उप प्रभागीय निदेशक ओम प्रकाश व क्षेत्रीय वन अधिकारी रत्नेश कुमार द्वारा पौधारोपण कर बड़ी संख्या में मौजूद लोगों को वृक्ष लगाने एवं पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए जागरूक करने हेतु प्रत्येक व्यक्ति को एक वृक्ष लगाने एवं उसका संरक्षण करने हेतु प्रेरित किया गया। तहसील में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किए जाने की बात सामने आई है। फर्रुखाबाद सदर तहसील में कार्यक्रम को लेकर बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अगली खबर गाजीपुर से है, जहां पर पुलिस ने मुख्तार अंसारी के भाई के घर से हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बदमाश शाहिद उर्फ कुर्बान मनोज राय हत्याकांड का आरोपी है और जिसे पुलिस ने मुख्तार अंसारी के चचेरे भाई मंसूर अंसारी के घर से गिरफ्तार कर लिया है। शाहिद और मंसूर अंसारी दोनों मुख्तार अंसारी गैंग 1991 के सक्रिय सदस्य हैं और 191 के सक्रिय सदस्य हैं। मंसूर अंसारी अभी फरार चल रहा है, जबकि पुलिस उसकी तलाश कर रही है।
फतेहपुर से खबर, जहां पर तहसील खाका में जिलाधिकारी सी इंदुमती, पुलिस अधीक्षक उदय शंकर सिंह के संयुक्त तत्वाधान में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित हुआ। जिलाधिकारी ने संपूर्ण समाधान दिवस के मौके पर शिकायतकर्ताओं की समस्याओं को सुना है और अधिकारियों को निर्देशित किया है शिकायतों की गुणवत्तापूर्ण, संतुष्टिपरक समय से निस्तारण किए जाने, कोई भी शिकायत लंबित न रहे। शिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। उन्होंने कहा कि राजस्व लेखपाल संक्रमणीय भूमि में यदि भूमि विवाद है तो उसका नियमानुसार पैमाइश कराकर निस्तारण कराया जाए और साथ ही पैमाइश की वीडियोग्राफी भी कराई जाए। पत्नी बलराम परसों शाम 6 बजे से गायब थी। परिजनों ने रात भर तलाश की। सुबह 8 रोड पर बंधौली मोड़ के आगे लाश बरामद हुई है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे एसएचओ थाना डकोर ने निरीक्षण कर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अनावश्यक परेशान। तो संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की लाश मिली है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मॉनसून की दस्तक से बारिश ने गर्मी से राहत जरूर दी है, लेकिन उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में सब्जियों के दाम भी बढ़ा दिए हैं। दुकानदारों का कहना है कि इलाके के कई हिस्सों में भारी बारिश की वजह से फसल को नुकसान पहुंचा है, जिससे सब्जियों की सप्लाई में कमी आई है। उनके मुताबिक कीमतों में उछाल की वजह यही है। ये रिपोर्ट देखिए। बारिश ने गर्मी से राहत जरूर दी है, लेकिन उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में सब्जियों के दाम भी बढ़ा दिए हैं। दुकानदारों का कहना है कि इलाके के कई हिस्सों में भारी बारिश की वजह से फसल को नुकसान पहुंचा है, जिससे सब्जियों की सप्लाई में कमी आई है। इनके मुताबिक कीमतों में उछाल की वजह यही है। आमद कम और डिमांड ज़्यादा है, इस वजह से महंगा है। पुरानी फसल खत्म हो गई, नई फसल आई, इस वजह से थोड़ा महंगा पड़ता है, ज़्यादा पड़ रहा है। कद्दू और कटहल जो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं खरीदने की सारी सब्जियों की तुलना में कद्दू और कटहल सस्ते पड़ते हैं। श्रावस्ती के लोगों का कहना है कि टमाटर के दाम 100 रुपए के पार पहुंच गए हैं, जबकि प्याज जैसी सब्जियों की कीमत लगातार बढ़ रही है। ऐसे में वे या तो कम या फिर दूसरी सब्जियां खरीदने को मजबूर हैं। लेना तो टमाटर था, लेकिन टमाटर महंगा 100 रुपया किलो नहीं लिए। कटहल, लौकी और भिंडी ले ले जो सस्ती पाए उससे बस।
महंगाई है। महंगाई की वजह से टमाटर हमने नहीं लिया। आए थे टमाटर लेने, कितना लेने आए थे? 5 किलो। अब कितना लिए हैं? 1 किलो लिया भैया, बहुत महंगा टमाटर इस समय। क्या रेट चल रहा है? 100 रुपये किलो। 100 रुपये किलो। सस्ता? सस्ता कटहर है, अच्छा। कटहर 30 रुपये किलो। सब्जी ले, सब्जी में क्या लेने आए थे? टमाटर क्या रेट है 100 टमाटर? रुपये किलो। तो कौन सी सब्जी लेकर जा रहे हैं? कटहर क्या रेट है? 30 रुपये किलो। तो मतलब टमाटर से कटहल सस्ता है? हाँ, कटहर सस्ता है। सब्जी दुकानदारों और लोगों को उम्मीद है कि मानसून के आगे बढ़ने के साथ ही हालात में सुधार होगा और सब्जियों के दाम कम होंगे। बारिश के मौसम में दक्षिण दिल्ली के संगम विहार इलाके में जाना लोगों के लिए मुश्किल भरा साबित हो गया है। यहां सड़कें न होने से गाड़ी चलाना मुश्किल होता है। उन्हें कीचड़, गड्ढों और भरे हुए पानी के बीच से गुजरना पड़ता है। ये रिपोर्ट देखिए। मौसम में दक्षिण दिल्ली के संगम विहार इलाके में जाना लोगों के लिए मुश्किल भरा साबित होता है। यहाँ सड़कें न होने से गाड़ी चलाना मुश्किल होता है। उन्हें कीचड़, गड्ढों और भरे हुए पानी के बीच से गुजरना पड़ता है। लोगों का कहना है कि इलाके में हालात कई साल से बदहाल हैं। उनके मुताबिक सीनियर अधिकारी और नेता कई बार संगम विहार आ चुके हैं, लेकिन हालात सुधारने के लिए कोई काम नहीं किया गया। 2-3 महीने से मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं डेली आता जाता रहता हूँ, बट यहाँ पे मेरे को कोई दिक्कत ही दिक्कत है। स्कूल के बच्चे, छुट्टी होती है, यहाँ इतना ट्रैफिक होता है, सब कुछ होता है, पब्लिक को दिक्कत होती है। आप देख सकते हो ये रोड है, ये पीपल चौक को तिगड़ी को एक ही रोड है जोड़ने वाला, जो ये रोड जोड़ता है। बल्कि यहाँ पे कोई सुरक्षा नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। बच्चे आते हैं, गिरते हैं, एक के ऊपर एक बच्चा चढ़ता रहता है, जाता रहता है। क्या करे, इसका कोई विधायक है, नेता है, दौरा करते हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आते, चले जाते हैं चुपचाप एकदम। रोड के हालात ऐसे ही है। यहाँ पे बच्चे जब भी छुट्टी होती है यहाँ पे स्कूल ये बगल में, यहाँ पे जब भी छुट्टी होती है और जब भी बच्चे जाते हैं, यहाँ पे कीचड़ इतनी हो जाती है कि यहाँ पे फिसल के गिरते हैं, ड्रेसें ख़राब हो जाती है उनके। और यहाँ पे गाड़ी इतनी आती है कि गाड़ी से भी स्लिप कर देती है यहाँ पे गाड़ी, क्योंकि हल्की सी भी थोड़ी सी स्पीड में चल रही होती है तो गाड़ी यहाँ पे स्लिप हो जाती है। और यहाँ पे अभी कुछ टाइम पहले ही मुख्य सचिव का यहाँ पे दौरा हुआ था, उसके साथ काफ़ी सारे अधिकारी आए थे, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे जो हालात है वो वैसे ही देखने को मिल रहे हैं। अभी भी कोई सुधार नहीं आया जरा सा भी। लोगों का कहना है कि गर्मियों की छुट्टियों के बाद स्कूल खुलने की वजह से सड़क पर ट्रैफिक बढ़ गया है, जिससे लोगों की मुश्किलें भी बढ़ी हैं। सब लोग आ चुके हैं, देख चुके हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। ये बस ऐसे ही काम पड़ा हुआ है अधूरा। कितनी दिक्कतें होती हैं? दिक्कतें बहुत हैं। अब वैसे तो कम दिक्कतें चलो झेल रहे थे सब लोग, कोई बात नहीं है, लेकिन अब स्कूल खुल चुके हैं तो बच्चों को ज़्यादा परेशानी होती है। बच्चे गिरते हैं, पर छोटे छोटे बच्चे हैं, जाते हैं, दिक्कत होती है ज़्यादा। तो बारिश भी हो रही है, बारिश भी हो रही है। अब तो जब पानी भर जाएगा तो और ज़्यादा दिक्कत होगी। ट्रक फंस जाते हैं इसमें, कई बार तो जाम लग जाता है। अरे ये तो बहुत काफ़ी टाइम हो गया ऐसी कीचड़ कौन इसमें वो करेगा। कितनी दिक्कतें होती है आने जाने में? बहुत, देखना क्या हाल हो रहा है इधर, काफ़ी हो रहा है। अभी बच्चे को लेके आ रही हैं आप स्कूल से, कितनी दिक्कतें होती हैं? अभी लेके आए, पूरा बच्चा सन के वो हो गया। लोगों के मुताबिक बारिश के मौसम में जगह जगह पानी भरने से बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। उन्होंने अधिकारियों से जल्द मुश्किल का हल निकालने की अपील की है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सेब किसान केंद्रीय बजट से मार्केट इंटरवेंशन स्कीम या MIS बहाल करने की मांग कर रहे हैं। सेब किसानों का कहना है कि सरकार कम क्वालिटी वाले सी ग्रेड सेब की खरीद करेगी तो किसानों की आय बढ़ने में मदद मिलेगी। जम्मू कश्मीर के सेब किसान केंद्रीय बजट से मार्केट इंटरवेंशन स्कीम या MIS बहाल करने की मांग कर रहे हैं। सेब किसानों का कहना है कि सरकार कम क्वालिटी वाले सी ग्रेड सेब की खरीद करेगी तो किसानों की आय बढ़ने में मदद मिलेगी। अभी जो हमारे पास जो पहले होती थी MSI एक स्कीम होती थी, जिसमें से सी ग्रेड एप्पल गवर्नमेंट लेके ग्रोवर से लेके तो उसको जूस वूस कंटेन में करते थे, तो फार्मर्स का इनकम इम्प्रूव होता था। वो सी ग्रेड लेने से उनके पास क्वालिटी अच्छी होती थी, वो बाहर मार्केटों में बेचते थे तो उनको अच्छा प्राइस मिलता था। पिछले 8-10 साल से तो वो स्कीम इम्प्लीमेंट नहीं है। पहले हमारे रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि उसको भी इम्प्लीमेंट करे, बजट में उसके लिए फंड्स अलाट करे तो वो मसला हल हो जाए।
फल व्यापारियों ने सरकार से जीएसटी की दरें भी कम करने की अपील की है। उनका कहना है कि इससे सेब और दूसरे फलों की कीमत बढ़ गई है, जिससे उनकी मांग कम हो गई है। फ्रूट इस टाइम मंडी में ही महंगा है, जीएसटी लगा हुआ है, क्या करेगा गरीब आदमी। जिसको किलो लेना था वो आधा ही किलो लेता है। महंगाई बढ़ गई, जीएसटी लग गया, अब गरीब आदमी का गुजारा नहीं है खाने का। पहले जीएसटी अगर नहीं था उस टाइम हमारा काम धंधा ठीक था। जब से जीएसटी लागू हुआ तब से हमारा काम धंधा भी चौपट हो गया। सेब उद्योग से जुड़े लोगों को उम्मीद है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन उनकी चिंताओं पर गौर करेंगी और बजट में उनके व्यापारिक हितों के लिए जरूरी कदम उठाएंगी। बिहार में भागलपुर के रेशम बुनकरों का कहना है कि उद्योगों को लेकर सरकार उदासीन है। उनका कहना है कि यहाँ के रेशम से बने कपड़े दुनिया भर में मशहूर हैं। उनकी मांग है कि केंद्रीय बजट में भागलपुर के विकास की पहल करनी चाहिए ताकि उन्हें भी इसका खास फायदा हो। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में भागलपुर के रेशम बुनकरों का कहना है कि उद्योग को लेकर सरकार उदासीन है। उनका कहना है कि यहाँ के रेशम से बने कपड़े दुनिया भर में मशहूर हैं। उनकी मांग है कि केंद्रीय बजट में भागलपुर के विकास की पहल करनी चाहिए ताकि उन्हें भी इसका फायदा हो। उम्मीद तो हमेशा लगा के रहते हैं और भागलपुर जो शहर है वो रेशमी शहर जो है वो सिर्फ बिहार में देश की बल्कि पूरे दुनिया में जो है सिर्फ रेशमी शहर के नाम से मशहूर है। लेकिन सरकार भागलपुर को उतना ही अपेक्षित करके रखती है। हम लोगों ने पहले भी बजट में ये कहा है कि भाई अब भागलपुर को आप हल्के में नहीं लीजिए, क्योंकि वहाँ एक छोटा सा उद्योग नहीं है वहाँ, क्योंकि जो रेशम बनता वो पूरा दुनिया उसको लायक करती है। तो सरकार को भी एक विशेष पैकेज के हिसाब से जो है भागलपुर को डेवलप करना चाहिए। बुनकरों का कहना है कि कच्चे माल की कीमत काफी बढ़ गई है। सरकार को बिचौलियों को खत्म करने के अलावा उनके बनाए कपड़ों की सही कीमत तय करनी चाहिए। बिचौलिए अपने हिसाब से धागा का मूल्य तय करते हैं और हमसे कम रेट में कपड़ा लेते हैं और अपना मुनाफा वो कमाते हैं। तो अगर बजट पेश हो और सरकार थोड़ा ध्यान दे तो बिचौलियों का समापन हो और बुनकरों को उचित मूल्य मिले और धागे उचित मूल्य पर मिले। ये सब चीज़ की उम्मीद है, देखिए इस बार क्या होता है। बुनकरों का कहना है कि वे सब्सिडी या मुफ्त सुविधाएं नहीं चाहते। इसके बजाय वे इलाके का विकास, हवाई अड्डे और सूत मिल जैसी सुविधाएं चाहते हैं जो उनके उद्योग के लिए जरूरी है। हर बार की तरह इस बार भी मुझे लगता है कि बुनकर निराश होंगे। जैसे हर बार बुनकर सोचते हैं कि कुछ नया मिलेगा बिहार को और खासकर बुनकर को, तो हर बार निराश होते हैं। इस बार भी मुझे उम्मीद है कि निराश ही होंगे, क्योंकि हम बुनकरों खासकर युवाओं की तरफ से एक अपील है कि हम बुनकरों को भीख नहीं चाहिए, हम बुनकरों को अपना हक चाहिए। हक मतलब क्या, यहाँ पे जैसे यार्न मिल होना चाहिए, सूती का एक मिल होना चाहिए, एयरपोर्ट होना चाहिए। बस दो ही चीज़ मांग है हमारे बुनकर का। हम लोगों को न सब्सिडी चाहिए न कोई आपका भीख चाहिए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 7वीं बार बजट पेश करने जा रही हैं। बुनकरों को उम्मीद है कि बजट में उनके उद्योग की सुरक्षा के लिए नीतियां बनाएंगी। अयोध्या में प्रभु राम के दर्शन के साथ साथ अब राम मंदिर परिसर में राम भक्त 500 सालों के इतिहास को बारीकियों से जान सकेंगे। इसको लेकर अब राम मंदिर परिसर में ही एक म्यूजियम का निर्माण किया जाएगा। इस म्यूजियम में रामायण कालीन वस्तुओं के साथ साथ मंदिर की खुदाई में मिली चीजें भी रखी जाएंगी। और इतना ही नहीं, राम मंदिर के 500 सालों का जो इतिहास है उस इतिहास के बारे में आगामी युवा पीढ़ी भी जान सकेगी। राम मंदिर ट्रस्ट ने ऐलान कर दिया है कि निर्माणाधीन रामकथा म्यूजियम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होगा। शनिवार को प्रोजेक्ट की समीक्षा बैठक के बाद ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि म्यूजियम 2 साल में तैयार हो जाएगा। हमको भी, ट्रस्ट को भी एक संग्रहालय बनाना ही था, तो एक ही छोटे से शहर में 2 संग्रहालय अच्छे नहीं लगते। अब इसको जैसा यहाँ इसका नाम लिखा गया है अंतर्राष्ट्रीय। और इस बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी क्या कुछ कह रहे सुनाते हैं आपको।
राज्यसभा के हमारे सांसद कृष्णलाल कुमार जी, आज का जो कार्यक्रम का आयोजन किया है, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश महामंत्री डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी, जिला के हमारे माननीय अध्यक्ष दुष्यंत भट्ट जी, पूर्व में जिला के अध्यक्ष रहे गजेंद्र सलूजा जी, और हमारी मेयर रही श्रीमती अवनीत कौर जी, जिला के महामंत्री कृष्ण किठाणा जी, और उपस्थित मंच पर विराजमान सभी पार्टी के हमारे, और आज इस सभागार में उपस्थित सभी महानुभाव, मातृशक्ति, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं, प्रणाम करता हूं। आज मेरा ये परम सौभाग्य है कि पानीपत की इस ऐतिहासिक नगरी में आज 227 करोड़ 83 लाख रुपए के विकास कार्यों के उद्घाटन भी हुए हैं और शिलान्यास भी हुआ है। सरकार की जो सोच है कि विकास को प्राथमिकता देना, प्रदेश को विकास की एक नई गति देना, पिछले अगर हम लगभग 9.25 वर्षों का कार्यकाल देखें, हरियाणा ने एक विकास में नई करवट ली है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के दिशा निर्देश में हरियाणा ने भी विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है। जो लोगों की जरूरतें, लोगों को जो आवश्यकताएं, जिनसे उनके जीवन में तब्दीली आए, ऐसे वो सब कार्य बड़ी गति से हमारी सरकार कर रही है। मुझे खुशी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी देश और प्रदेश के भौतिक विकास का पैमाना माना जाता है। यही नहीं, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर वहां रहने वाले लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने की पहली शर्त है। मुझे ये भी खुशी है कि यह उद्योग और निवेश को आकर्षित और प्रदेश को, अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देता है। हरियाणा प्रदेश अपने मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के बलबूते पर ही अपनी 8% की विकास दर को लगातार बनाए हुए है। अगर हम देखें पूरे देश में ये आर्थिक विकास की दर ये 6.7% है। हरियाणा प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो अपनी विकास दर को 8% तक बनाए हुए है। ये हमारी सरकार का लगातार प्रदेश में एक गति से जो विकास कार्य चल रहे हैं और बिना भेदभाव के हरियाणा प्रदेश के अंदर काम हो रहे हैं, इस बात को भी हमने समझना है। मुझे पानीपत के बढ़ते हुए विस्तार के साथ साथ यहां पर बुनियादी सुविधाओं का भी बहुत जरूरी है। इसलिए आज लगभग जो 227 करोड़ 83 लाख रुपए के विकास कार्य हुए हैं, इनमें से मुझे ये आप लोगों को बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि 32 परियोजनाओं के आज हमने पानीपत के अंदर उनके उद्घाटन भी किए हैं, शिलान्यास भी किए हैं, जिसमें लगभग 19 परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ है। 19 ऐसे कार्य हैं जिनका हमने उद्घाटन 36 करोड़ 55 लाख रुपए की लागत से हमने इन 19 परियोजनाओं का आज उद्घाटन किया है। ये पानीपत के लोगों को समर्पित की हैं। मुझे ये भी खुशी है
कि 158 करोड़ रुपए की लागत से 12 परियोजनाओं का हमने शिलान्यास भी किया है। ये विकास में एक बड़ी गति से ये पानीपत भी ये आगे बढ़े, इसके लिए हमारी सरकार मजबूती से लगातार विकास कार्यों में तेजी लाए हुए है। विकास का यह दौर हम पूरे प्रदेश में पिछले पौने 10 वर्षों से चलाए हुए हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। हम देखते थे पूर्व की सरकारों में यह भेदभाव पनपता था, परंतु आप जानते हैं कि हमारी सरकार से पहले विकास और जन कल्याण की योजनाओं में भी बड़ा भेदभाव होता था और इस प्रकार की चर्चाएं वो रहती थी कि भाई एक ही क्षेत्र का काम हो रहा है, बाकी पूरे प्रदेश की अनदेखी की जा रही है, परंतु बिना भेदभाव के पूरे हरियाणा प्रदेश का समान रूप से विकास अगर कोई सरकार कर रही है, ये डबल इंजन की सरकार हमारी लगातार हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। जब हमने 2014 में प्रदेश की जनसेवा का दायित्व ग्रहण किया था, तो हमारे सामने कई चुनौतियां थी। हमें विरासत में संवेदनहीन प्रशासन मिला था, हमें जर्जर अर्थव्यवस्था मिली, सहकारी ढांचा तहस नहस था, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम घाटे में चल रहे थे, विकास और नौकरियों में क्षेत्रवाद और भाई भतीजावाद का बोलबाला था। हमारी सरकार ने पौने 10 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ओजस्वी मार्गदर्शन में सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के दर्शन पर चलते हुए पूरे प्रदेश की इन पौने 10 वर्षों में तस्वीर बदलने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने हरियाणा के हर व्यक्ति को अपना माना है और हरियाणा एक हरियाणवी एक के भाव को, हर वर्ग के कल्याण के उत्थान के कार्य को हमने किया है और साथ ही हर क्षेत्र का समान रूप से विकास भी हमारी ये प्राथमिकता है। मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि इन पौने 10 वर्षों में हमने पानीपत के विकास में जो बड़ी परियोजनाएं हैं, जो पिछले वर्षों के अंदर हमने किया है, जिनसे लोग लगातार उनकी मांग करते थे कि ये हमारे क्षेत्र में होनी चाहिए, मैं आज आप लोगों के बीच में उन परियोजनाओं का भी स्मरण कराना चाहूंगा, क्योंकि हमें यह ध्यान रहना चाहिए हमारे यहाँ पर पानीपत सहकारी चीनी मिल के स्थानांतरण, उसके विस्तारीकरण, आधुनिकीकरण और क्षमता बढ़ाने व 28 मेगावाट सह बिजली संयंत्र की स्थापना का कार्य हमने किया, जिसके ऊपर 335 करोड़ रुपए का लागत उसके ऊपर खर्च आई और वो यहाँ पर हमारे इस क्षेत्र के लोगों को उसका बड़ा लाभ मिल रहा है। अगर हम दूसरा देखें कि हमने इन्हीं पौने 10 वर्षों के अंदर पानीपत में जो सीवा गांव में जो हरियाणा परिवहन राज्य परिवहन का बस स्टैंड बनाया है, उसके ऊपर भी 17 करोड़ रुपए की लागत से वो वहां पर नवनिर्मित बस स्टैंड बनाने का काम भी इन्हें पौने 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने किया है। जब हम देखते हैं चाहे यहाँ पर 42 करोड़ रुपए की लागत से 200 बेडेड हॉस्पिटल, जिसके ऊपर गति से काम चल रहा है और शीघ्र ही वो हमारे पानीपत के लोगों को उसका बड़ा लाभ यहाँ पर मिलने वाला है। जल्दी ही उसका भी उद्घाटन होगा और उसका कार्य बड़ी प्रगति से चल रहा है। मुझे ये भी बताते हुए आपको खुशी हो रही है कि हमारा जो असंध रोड है, असंध रोड से टीडीआई फ्लाईओवर जीटी रोड, जो 16 करोड़ 62 लाख रुपए की लागत से जिसको जोड़ा गया है। लंबे समय से लोग इस बात की मांग कर रहे थे कि ये सुविधाएं हमारे क्षेत्र के अंदर होनी चाहिए और उसके लिए लंबे समय से उनकी आवाज
वो उठा रहे थे, परंतु हमने अपनी सरकार के अंदर लगातार एक एक कार्य को मजबूती से लोगों की सुविधा के लिए उसको बनाने का काम किया है। और मुझे ये भी खुशी है कि ड्रेन नंबर 2 जो बरसत रोड से सोनौली रोड तक सड़क का निर्माण 45 करोड़ 15 लाख रुपए की लागत से ये किया गया है, जिसका लाभ हमारे यहाँ पर लोगों को मिल रहा है। अगर हम देखें पानीपत बाहरी सीवरेज योजना प्रदान करने के लिए भी 30 MLD क्षमता का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण पर भी 49 करोड़ 63 लाख रुपए की राशि वो खर्च की गई है। जल्दी ही वो भी वर्किंग में आ जाएगा और उसके ऊपर भी यहाँ के लोगों को उसका बड़ा लाभ वो मिल रहा है। अगर हम देखें सेक्टर 29 में फेज 2 पानीपत में डाइंग यूनिट के लिए 21 MLD क्षमता के एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण भी 49 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से वो किया गया है। और सेक्टर 29 में फेज 2 पानीपत में पानी की निकासी के लिए सीवरेज को अपग्रेड करने का काम भी 32 करोड़ 5 लाख रुपए की लागत से ये किया गया है। इस उद्योग नगरी में औद्योगिक विकास की अगर हम बात करें तो यहाँ मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित किया गया है। यहीं पर मैसर्स आदित्य बिरला समूह पेंट बनाने एवं यूफ्लेक्स लिमिटेड द्वारा पॉलिस्टर चिप्स के बनाने की परियोजनाएं स्थापित की जा रही हैं। इससे हजारों लोगों को हमारे पानीपत के अंदर उनको रोजगार के साधन भी वो खड़ा होगा। ये हमारी सरकार लगातार जो विकास कार्यों को ये गति देते हुए हरियाणा प्रदेश के अंदर समान रूप से विकास करने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। इसका लाभ हरियाणा प्रदेश के लोगों को ये गति से उसका मिल रहा है। आज भी जब मैं ये बात देख रहा था कि हमारे आदरणीय यहाँ पर विश साहब जी प्रमोद विश जी ने अपने इस क्षेत्र के और विकास की गति के लिए और महिपाल डांडा जी ने कुछ कार्यों को रखा है। और मैं ये आपको इस बात से भी अवगत कराना चाहता हूं कि हमारी सरकार लगातार लोगों के हित में ये उनका जीवन सरल हो, उनको सुविधाएं मिले, मजबूती से कदम आगे बढ़ा रही हैं और उसका लाभ भी लोगों तक पहुंच रहा है। अगर हम देखें कांग्रेस के द्वारा ये समस्या का खड़ी की हुई थी कि उनको एक बात बोल दी गई थी कि हम आपको ये प्लाट देंगे। प्लाट के नाम के ऊपर लगातार घूम रहे थे, ना कहीं उनके पास कागज थे और ना उनके पास कब्जा था और वो लगातार लोग चक्कर काट रहे थे। परंतु हमने आकर के उसका दुरुस्तीकरण किया। हमने आकर के लगभग 6,500 लोगों को हमने कागज भी दिए और कब्जा भी दिया और 20,000 लोगों के खाते के अंदर जिनके पास गांव में जमीन नहीं थी 100 गज का प्लाट खरीदने के लिए 1-1 लाख रुपया उनके खाते के अंदर भी पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे ये खुशी है कि अभी पिछले दिनों हमारी सरकार ने 30 जून को ही मैंने हरियाणा प्रदेश के 75,000 यहीं पानीपत के अंदर ये कार्यक्रम का आयोजन हमने किया था और उस कार्यक्रम के अंदर 75,000 ऐसे हमारे बुजुर्ग थे जो लाभार्थी थे, जिनकी पेंशन वो लग गई थी। उस पेंशन को भी हमने इसी पवित्र भूमि से हरियाणा प्रदेश के 75,000 जो हमारे बुजुर्ग थे उनको पेंशन देने की यहाँ से शुभारंभ किया था। और हमने इसी ही भूमि से 30 तारीख को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत 2000 लाभार्थियों को भी यहाँ से लगभग यहाँ उनके खाते के अंदर जो 80,000 रुपया पहुंचाने का काम भी वो हमारी सरकार ने इसी भूमि से भाइयों किया था, जिससे हमारे प्रदेश के लोगों को वो लाभ मिल रहा है।
कि अगर किसी की कच्ची छत है या किसी ने अपने मकान की मुरम्मत करनी है, ऐसे इस योजना के तहत 2000 हमारे लाभार्थी थे जिनके खाते में यहीं से 80 हजार रुपया पहुंचाने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। और भाइयों, इसी प्रकार से तो हरियाणा से आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को, जिनकी ओर से आम बातें कही गई हैं। लाइव न्यूज में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।